जय हिंद साथियों। हम लोग कक्षा 10 की किताब राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भरतपुर का जाट वंश था उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे करौली का यादव वंश। अब छोटे छोटे वंश बचे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचे हैं। फिर भी एक बार भरतपुर का जाट वंश को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये सब चीज हमने पढ़ रखी। गोकुल को मार दिया किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1688 में राजा राम की मृत्यु हो गई तो उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया था। कि चूड़ामन हमने पढ़ा 1695 से 1721। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक पूछ ले कौन था? चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया था। मुगल सम्राट ने कच्छावा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक एक किला बनाया है। थून का किला पूछा जाता है किसने बनाया? चूड़ामन ने, और अपना राज्य स्थापित किया। फिर इसके बाद आता बदन सिंह 1723 से 1756। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि व जागीर प्रदान की। बदन सिंह को जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि और जागीर प्रदान की, ध्यान रखना है आपको, है ना। बदन सिंह ने डी को अपना निवास बनाया और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए। यानी जल महल का निर्माण, डी के जल महल प्रसिद्ध है, वो बदन सिंह ने बनवाए थे। डी के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट, कच्छवा, मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 में बदन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। फिर सूरजमल शासक बनता है। सूरजमल का टाइमिंग आपको अनिवार्य रूप से याद में रखना है, 1756 से 1763। सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। किसने? सूरजमल ने। जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, इसने ईश्वर सिंह का पक्ष लिया था। किसने? इसने सूरजमल ने। 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने भी गए थे सूरजमल, मगर मराठा सेना नायक सदाशिव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वापस कहाँ आ गए? भरतपुर आ गए। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण दी और उनकी हेल्प भी करी थी। 1763 में रोहिलों के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखो, इसलिए मैं अभी इनको रीडिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है पहले। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी कौन था? नजीब खान था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्ट होने पर ही विश्वास किया था। ये सूरजमल का अपना शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। और सूरजमल के बारे में काली रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे। तो आज हम पढ़ेंगे करौली का यादव वंश। तो ये तो देखो मैंने इसलिए रीडिंग कर दिया, आप भी विषय वस्तु से जुड़ जाओ। तो एक शिक्षण सूत्र होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। अब इसमें क्या है क्या नहीं, हमने बातें कर रखी है मैंने, है ना। करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करता है। मतलब जो करौली का जो राजवंश है अपने आप को मथुरा की जो सूरसेन शाखा थी उससे संबंधित मानता है। अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है। यानी करौली का जो राजवंश है, यादव वंश है, वो स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा है उससे संबंधित मानता है और अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो विजयपाल ने की। किसने की? विजयपाल ने की। कब की? 1040 ईस्वी में। 1040 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसने बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया और अपनी राजधानी किसने बनाया? बयाना, जो भरतपुर में है ना, बयाना का किला भी है। ठीक है ना, और भी बयाना फेमस है, आप पता करना किस किस में है, तो ध्यान रखना आपको। तो भरतपुर को, यानी बयाना भरतपुर है, वहां को अपनी राजधानी बनाया विजयपाल ने। और करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की? विजयपाल ने। और अपना संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से मानते हैं, संबंधित करते हुए, है ना। संबंध तो भगवान श्री कृष्ण से मानते हैं लेकिन उनसे संबंधित ही है, ये ऐसा इनका मानना है। 1348 में
अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया। 1348 में अर्जुन पाल एक शासक हुआ जिसने क्या बसाया, कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि करौली का प्राचीन नाम क्या है, तो कल्याणपुर। क्या है, कल्याणपुर, ठीक है, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। फिर धर्मपाल द्वितीय ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो अब पूछ ले, करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया, धर्मपाल द्वितीय ने। किसने, धर्मपाल द्वितीय ने। कब, 1650 में। लेकिन इस वंश की स्थापना तो विजयपाल ने की थी। किसने की थी, विजयपाल ने, ठीक है साथियों। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लाइन बाय लाइन इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। बाकी राजस्थान जी के हम पढ़ेंगे, हम आपने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं कि करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गोपाल पाल ने। मिलान वाला क्वेश्चन कई बार आता है कि मदन मोहन मंदिर, आगे मिलान वाला करौली, ठीक है। तो मदन मोहन मंदिर कहाँ पर है, करौली में। इसका निर्माण किसने करवाया, गोपाल पाल ने। इस पैराग्राफ में काफी क्वेश्चन बनते हैं कि करौले का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की, पूछ ले, विजयपाल ने। कब करी, 1440 में। और बयाना को अपनी राजधानी बनाया, किसने, विजयपाल ने। फिर 1348 में अर्जुन पाल आए, उन्होंने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, करौली। वर्तमान में करौली कहते हैं। करौली का पुराना नाम क्या हो गया, पुराना नाम कल्याणपुर। फिर धर्मपाल द्वितीय आता है, इसने 1650 में करौली को अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। किसने, धर्मपाल ने। और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। फिर आगे देखो, महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। यानी यहाँ के महाराजा थे हरबख्श पाल, जिन्होंने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली और उनकी क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। ये डेट पूछी जाती है कई बार, ठीक है ना। और इससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कौन सा बनता है मुझे कमेंट करना, बताना, कमेंट करके बताना। संधि का क्वेश्चन बनता है शायद, मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो हरबख्श पाल थे यहाँ के महाराजा, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। देखो ये क्या कह रहे हैं कि हरबख्श पाल ने 1857 में 1817 में अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली थी, ठीक है साथियों, और अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन 1852 में नरसिंह पाल यहाँ के शासक थे, इनकी मृत्यु के बाद डलहौजी ने क्या करा कि भाई करौली का विलय कंपनी के राज्य में कर ले। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश करी कि करौली का विलय कंपनी के राज्य में कर ले, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श चला, बाद में मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया था। तो ये पैराग्राफ छोटा सा है, और इनमें से मेरे हिसाब से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक बार वापस देख लो, क्योंकि रिवीजन है डिवीजन। आप कितना पढ़ते हो ज्यादा जरूरी नहीं है, आप कितनी बार पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। इस वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई, और इसने राजधानी बनाया बयाना, जो भरतपुर में है, ठीक है। फिर 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, और जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय हुआ 1650 में, उसने करौली को अपनी राजधानी बना लिया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। फिर महाराजा हरबख्श पाल आते हैं, उन्होंने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से क्या कर ली, संधि कर ली, और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 में नरसिंह पाल थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श हुआ, फिर बाद में मदन पाल को करौली का शासक बना दिया गया था, ठीक है साथियों। तो ये छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये परमार वंश, परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं को मारने वाला। परमार यानी शत्रु को मारने वाला, तो शाब्दिक अर्थ भी आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभ में परमारों का शासन अबू के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। यानी शुरू में परमारों का शासन अबू के आसपास तक ही सीमित था। प्रत्यारों की शक्ति कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। यानी जब प्रथियार, जो गुर्जर प्रत्यार थे ना, उनकी शक्ति कम हो गई, उनके उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हुई। अबू के परमार, परमार कहाँ कहाँ के थे वो हमें थोड़ा बहुत देख लेना है।
आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीसी के एग्जाम हो जाए या चेन बोर्ड, आरपीसी के एग्जाम में तो कई बार ही पूछा हुआ है कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है, तो धूमराज है। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है, धूमराज। लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। लेकिन इनकी वंशावली किससे शुरू होती है, उत्पल राज से। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि आबू के परमार वंश की वंशावली किससे शुरू होती है, धूमराज से नहीं होती है, किससे होती है, उत्पल राज से होती है। ये तो इसका संस्थापक था, लेकिन वंशावली उत्पल राज से शुरू होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। यानी पड़ोसी आबू के आसपास ही गुजरात है, तो गुजरात के शासकों से आबू के परमारों का संघर्ष लगातार चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। ये ध्यान में रखना है। यानी गुजरात का शासक था मूलराज सोलंकी। कौन था, मूलराज सोलंकी। उनसे युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध में पराजय हो गए। कौन, आबू का शासक था धरणीवरा, तो बाद में हार गए। तो इन्हें राष्ट्रकूट था धवल, कौन था, राष्ट्रकूट धवल था, उसकी शरण लेनी पड़ी। किसको, धरणीवरा को। थोड़ा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये नाम, धरणीवरा। लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया, बाद में वापस अधिकार कर लिया। किसने, धरणीवरा ने। एक बार तो शरण ली, राष्ट्रकूट शासक था धवल। फिर देखो, विक्रम देव का प्रपोतर धारावश, टाइम है उसका 1163 से 1219। आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था धारावर्ष। आबू के जो परमार थे उनका सबसे शक्तिशाली शासक था, लेकिन संस्थापक धूमराज था। वंशावली उत्पल राज से शुरू हुई है और शरण ली थी धरणीवरा ने। ठीक है, अभी ये धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। मतलब सेनापति थे कौन, गुजरात की सेना के, ये धारावर्ष। उसने सोलंकियों की अधीनताओं का जुआ उतार फेंका। यानी जो सोलंकी थे गुजरात के, उनकी अधीनता में जो थे ये जो परमार वंश के शासक, वो जोला यानी जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। यानी नाडोल के जो चौहान थे उनसे भी धारावर्ष के क्या थे, अच्छे संबंध थे। उनके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणोसाई नामक नेमिनाथ मंदिर बनाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 बार ये क्वेश्चन आ रखा है। यानी उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में, यानी ये था ना धारावर्ष, इसका पुत्र था सोम सिंह। इसके शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणोसाई नामक नेमिनाथ मंदिर बनवाया। कई बार आता है लुणोसाई मंदिर किसने बनवाया, तेजपाल ने। ठीक है, ये लुणोसाई मंदिर किसका है, नेमिनाथ का। किसका है, नेमिनाथ का है। ठीक है, 1311 के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। यानी बाद में नाडोल का चौहान शासक था लुम्बा, उसने परमारों की राजधानी कहाँ, चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। एक बार वापस देखें इन्हें अच्छे से। परमार का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान में रखना है, शत्रु को मारने वाला। क्या है, शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास तक ही सीमित था, लेकिन बाद में जब प्रत्यारों की शक्ति कम हो गई तो परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई, इनका क्षेत्र भी बढ़ा। ठीक है, फिर आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। जो गोला कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी वंशावली उत्पल राज से शुरू होती है। वंशावली कैसे शुरू हो रही है, उत्पल राज से। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से संघर्ष लगातार चलता रहा और गुजरात का शासक मूलराज सोलंकी से पराजित हुआ था। परमार शासक धरणीवरा, कौन हुआ था, धरणीवरा मूलराज सोलंकी से हार गया था। बाद में इसे राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर वापस अधिकार कर लिया। फिर विक्रमदेव का परपौत्र था धारावर्ष, ये परमारों का शक्तिशाली शासक था। ये भी क्वेश्चन आता है। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। यानी गुजरात की सेना का सेनापति था मोहम्मद गोरी के विरुद्ध। कौन था, पूछ ले, मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात की सेना का सेनापति कौन था, तो धारावर्ष था। ठीक है, इसने सोलंकियों की अधीनताओं का जुआ उतार फेंका। यानी जो परमार सोलंकियों के अधीन थे, बाद में ये उनसे स्वतंत्र हो गए। ठीक है, उसके नोडा नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध थे और उसके पुत्र सोम सिंह, यानी धारावर्ष का पुत्र था सोम सिंह, के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणोसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। सीधा आ जाए, किस परमार वंश के शासक के टाइम देलवाड़ा गांव में लुणोसाई मंदिर बना, तो सोम सिंह। ठीक है, ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। 1311 के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी
चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा था, इन्होंने परमारों की राजधानी कहाँ थी? चंद्रावती। यहाँ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और वहां पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना। पूछ लें कि परमाणु की राजधानी कहाँ थी? चंद्रावती। वहां पर अधिकार करके चौहानों की सत्ता स्थापित किसने की? तो राव लुम्बा ने। किसने की? राव लुम्बा। ये नाडोल का चौहान शासक था। पहले संबंध अच्छे थे, किसके टाइम? इसके टाइम, धारावर्ष के टाइम, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ गए होंगे, है ना। तो इस किताब में इतना ही है, हमें इतना ही देखना फिलहाल। बाकी विस्तार से हम देखेंगे ना, तब ये चीजें अपने और काम आएंगी। अब है मराठों का राजस्थान में प्रवेश, यानी मराठे राजस्थान में कैसे आए, क्यों आए, वो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। कहते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य एकदम अच्छा था साम्राज्य उस टाइम, इसकी पकड़ अच्छी थी। लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य, उत्तराधिकार युद्ध, खूब सारी चीजें हुई थी। इसने भी वो जजिया कर वगैरह कुछ गए थे औरंगजेब वगैरह ने भी, तो तब भी ये चीजें साम्राज्य बिखरने लगा था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये साम्राज्य एकदम पतन की ओर चला गया, मुगल साम्राज्य। तो हम पढ़ रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और जो पेशवा थे, पेशवा के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी क्या बढ़ा रहे थे? ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, यानी मुगल कमजोर हुए तो मराठे उभर कर आ रहे थे, यानी दोनों पर ही, यानी दोनों पर, यानी कहाँ पर? गुजरात और मालवा पर मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था। किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया। मतलब मराठा में भारत के कई हिस्सों में तो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, लेकिन राजपुताना यानी राजस्थान में प्रवेश नहीं किया। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपुताना में भी मराठों का प्रवेश हुआ। आप पूछ लें, मराठों का प्रवेश राजस्थान में क्यों हुआ? यानी जो यहाँ के शासक थे उनका पारस्परिक गृह कलेश चल रहा था, ठीक है। इसके कारण राजपुताना में भी मराठों का क्या हो गया? प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य केंद्र, तीन मुख्य केंद्र बन गए थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। यानी पारस्परिक गृह कलह, यानी ये बोल रहा मैं शासक बनूंगा, ये बोल रहा मैं बनूंगा, कुल मिला के सारा उत्तराधिकार संघर्ष था। तो पारस्परिक गृह कलह यानी अंदर की जो कलह है, उसके तीन केंद्र थे। कौन कौन से थे? एक तो बूंदी था, कौन सा था? बूंदी। एक जोधपुर था और एक जयपुर था, ठीक है। साथ ये ध्यान में रखना है, मराठे क्यों आए? यहाँ के लोगों का पारस्परिक गृह कलह, ये मुख्य कारण बना था राजपुताना में मराठों के प्रवेश का। अगर राजपूत एकजुट रहते तो मराठों का प्रवेश भी नहीं होता। और मराठा कब शक्तिशाली होने लगे? जब मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जैन सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। जयपुर का कौन था? सवाई सिंह। वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जय सिंह का बेनोई था, यानी सवाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहा था। और बूंदी राज्य का राजा था बुद्ध सिंह। कौन था? बुद्ध सिंह, जो जय सिंह का क्या था? बेनोई था। 1727 तक साले बहनों में घनिष्ठ संबंध बने रहे, यानी 1727 तक जय सिंह और बुद्ध सिंह में क्या थे? अच्छे संबंध बने रहे। परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए, अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब कह रहे हैं, इस लाइनों का मतलब यही है कि सवाई जय सिंह जयपुर का राजा था, वह अपनी शक्ति, अपना साम्राज्य बनाना चाहता था और उसकी राज्य की सीमा पर स्थित था बूंदी, और बूंदी में इसका बेनोई था बुद्ध सिंह। कौन था? बुद्ध सिंह इसका बेनोई था। और 1727 तक साले और बेनोई में घनिष्ठ संबंध है, परंतु अचानक दोनों के संबंध बिगड़ गए और लास्ट में बिल्कुल ही टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, मरने मारने पर उतारू हो गए। महाराज बुद्ध सिंह जय सिंह की बहन कच्छावी रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। संबंध क्यों बिगड़ा? क्योंकि बुद्ध सिंह की जो रानी थी, जय सिंह की बहन कच्छावा रानी से ये क्या करने लगा? नफरत करने लगा। आई हेट यू, ये वाली चीज आ गई है ना। और चुंडावत रानी थी, उसके इशारे पर काम करने लगा, उससे ज्यादा प्रेम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कच्छावा रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। यानी बाद में जब कच्छावा रानी थी जय सिंह की बहन, उसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, कौन? भवानी सिंह, उसको अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया। किसने? इस बुद्ध सिंह ने, ठीक है। इस पर जय सिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था। भाई उसका भांजा है भवानी सिंह और वो बोल रहा है बेटा ही नहीं है, कैसे बेटा नहीं है? तो
उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया किस पर, बुद्ध सिंह। अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। और जय सिंह ने क्या सोच लिया कि इस बुद्ध सिंह को अब यहाँ से हटाएंगे और अपने भांजे को इस गद्दी पर बिठाएंगे। ठीक है। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था, तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और करवड़ के जागीरदार, एक मिनट साथियों, एक मिनट ना, एक मिनट कॉल आ रहा, थोड़ा अर्जेंट बात करनी पड़ेगी। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे कि बुद्ध सिंह और जय सिंह के बीच संबंध बिगड़ गए थे, और उसने भवानी सिंह जो बुद्ध सिंह का पुत्र था उसे अपना पुत्र मानने से मना कर दिया। जय सिंह को गुस्सा आया, और जब वो किसी कारणवश राजधानी से बाहर गया हुआ था, तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। देखो, अब तक का इन लाइनों से ये पता चल रहा है कि जय सिंह, जयपुर का स्वयं जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, और उसकी राज्य की सीमा पर स्थित था बूंदी। और बूंदी का जो बुद्ध सिंह था वो जय सिंह का क्या था, बेनोई था। 1727 तक साले बेनोई में घनिष्ठ संबंध थे। बाद में अचानक इनके संबंध बिगड़ गए थे। और महाराजा बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी वो जय सिंह की बहन थी, कच्छावा रानी, यानी ये कच्छावा था तो कच्छावा रानी थी, वो जय सिंह की बहन थी। उससे ये बुद्ध सिंह घृणा करने लगा, और एक दूसरी रानी थी चुंडावत रानी, उसके इशारे पर काम करने लगा। और बुद्ध सिंह ने कच्छावा रानी से उत्पन्न एक पुत्र हुआ था भवानी सिंह, उसको अपना पुत्र मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस पर जय सिंह को गुस्सा आना स्वाभाविक था, और ये शक्ति तो वैसे बनाना चाहता था, और उसने बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया। बुद्ध सिंह किसी कारणवश राजधानी से बाहर गया हुआ था, तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने बूंदी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और वहां पर करवड़ का जागीरदार था हाड़ा सालम सिंह द्वितीय, सालम सिंह द्वितीय के पुत्र था दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। यानी हाड़ा शासक था सालम सिंह, उसका पुत्र था दलेल सिंह, उसको जय सिंह ने बूंदी की गद्दी पर बिठाया। क्वेश्चन कई बार आता है कि बूंदी की गद्दी पर जय सिंह ने किसे बैठाया, तो दलेल सिंह को। कब बिठाया, 1730 में। ये आपको ध्यान में रखना है। जय सिंह की इस कार्यवाही ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूतों की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। मतलब जब ये जय सिंह ने गलती करी कि भाई वो राजा बाहर गया हुआ था और दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया, तो मराठों को मौका मिल गया, यानी कि अब तो हम हस्तक्षेप करेंगे। इसने भी किया तो हम भी करेंगे। 1732 में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। मतलब 1732 में जय सिंह था, कौन सा जय सिंह, यही सवाल जय सिंह, इसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किसके साथ कर दिया, इसी दलेल सिंह। कौन सा दलेल सिंह, जिसको बूंदी का शासक बनाया जय सिंह ने। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवाई। अब देखो, जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने के लिए क्या कर दिया, इसकी भवानी सिंह जो इसका भांजा था, कच्छावा रानी का पुत्र था, उसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। इस घटना ने कच्छावा रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया। यानी बहन, मतलब भांजे की हत्या करवाई तो बहन को गुस्सा आएगा, भी इसका बेटा है, माँ होती है ना, तो बेटे की हत्या करवा दी, तो दोनों के संबंध बिगड़ गए, विरोधी बना दिया। और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जो जय सिंह की बहन थी, कौन थी, जय सिंह की बहन थी ना, उसने भाई अपने भाई के विरुद्ध, क्योंकि भाई ने उसके बेटे की हत्या यानी भांजे की हत्या करवा दी इसके, तो ये गई अब बहन किसके पास, मराठों के पास। मराठों को इसी अवसर की तलाश थी कि हमें कोई बुलाए और हम जाएं, है ना। तो ये पूरा घटनाक्रम आपको ध्यान में रखना। शॉर्ट में बता दूं आपको, जयपुर का शासक था जय सिंह। कौन था, जय सिंह था। ठीक है। बूंदी का शासक कौन था, बुद्ध सिंह था। ठीक है। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह था, और इसकी बहन थी जिसकी शादी इस बुद्ध सिंह से हुई, और इसका एक पुत्र हुआ कौन, भवानी सिंह। कौन हुआ, भवानी सिंह इसका एक पुत्र हुआ था। लेकिन इसकी एक रानी और थी, कौन सी रानी थी, हमने पढ़ा था, चुंडावती रानी। बाद में जो ये इसकी रानी थी ना, ये कच्छावा रानी, ये तो कच्छावा रानी थी, चलो साहब ने लिखा जा रहा है, तो एक बार मैं ऐसे बता दूं आपको, गोला करके आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी जय सिंह है और ये बुद्ध सिंह है। ठीक है। ये जय सिंह और ये बुद्ध सिंह, इसने अपनी इसकी सिस्टर की शादी से कर रखी थी कच्छावा रानी, ये होगी कच्छावा रानी। ठीक है, इसकी शादी। और इसकी एक रानी और थी, चुंडावत रानी। कौन सी थी, चुंडावत रानी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसकी रानी और थी। बाद में क्या करा, जो इसकी ये कच्छावा रानी थी ना, इसे ये घृणा करने लगा, कौन, बुद्ध सिंह, और इसके इशारे पर काम करने लगा। इसका पुत्र था कौन, भवानी सिंह, और इसको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। एक दिन ये कहीं गया हुआ था, तो इन्होंने इस पर क्या कर लिया, मतलब अधिकार कर लिया, और दलेल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। और बाद में दलेल सिंह से अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी क्या क्या कर दिया, विवाह कर दिया, शादी कर दी।
ठीक है। और बाद में लगा कि भाई गद्दी पर तो भवानी सिंह बैठ सकता है, तो इसने क्या करा, इस भवानी सिंह की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो इससे भाई बहन के क्या बिगड़ गए, भाई और बहन के संबंध बिगड़ गए, और बहन चल के कहाँ गई, मराठों के पास। और मराठे इसी अवसर की तलाश में थे। तो इन लाइनों का मतलब यही है, आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है। अतः 18 अप्रैल 1734 को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। भाई ये गई मराठों से सहायता प्राप्त करने कच्छावा रानी। तो 18 अप्रैल 1734 को किसके नेतृत्व में, मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। और 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। यानी 18 अप्रैल को इन्होंने हमला किया, चढ़ाई की, और 4 दिन बाद बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेद सिंह जो बुद्ध सिंह का पुत्र था, उस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, का शासन स्थापित हो गया। यानी बूंदी में महाराव उमेद सिंह जो कौन था, बुद्ध सिंह का पुत्र। बुद्ध सिंह के भी और भी पुत्र होंगे ना, एक तो भवानी सिंह था जिसकी तो हत्या करवा दी, और बुद्ध सिंह का ये पुत्र उसमें अफीम, इस समय बुद्ध सिंह अफीम और शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है, शासन किसका स्थापित हो गया था, उमेद सिंह का। और बुद्ध सिंह तो एकदम मौज मस्ती में रहने लगा। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कच्छावा रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। यानी इसे मुक्त करवाया ना, तो होलकर को कच्छावा रानी ने अपना भाई बनाया। एक भाई जो सगा भाई था उसने हत्या करवा दी इसके बेटे की, कच्छावा रानी की। अब इसने होलकर, ये मल्हारा होलकर, इसको अपना भाई बनाया। क्योंकि उमेद सिंह अभी क्या था, छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन का कार्य सौंपा। ये क्वेश्चन भी आया है कि मराठों ने अधिकार करने के बाद कहां पर, बूंदी पर, तो शासक किसे बनाया, प्रताप सिंह को। और जय सिंह ने दलेल सिंह को बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। और ये प्रताप सिंह, ये दलेल सिंह है ना, इसका बड़ा भाई था। किसका बड़ा भाई, ये दलेल सिंह वही जिसकी शादी करवाई थी किसने, जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी से। और प्रताप सिंह दलेल सिंह का क्या था, बड़ा भाई था। तो मेरे हिसाब से ये घटनाक्रम आपके समझ में आया होगा। तो ये बुरा था बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। एक बार मेरे हिसाब से बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष को और मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं, ये इंपॉर्टेंट है ना, हर बार क्वेश्चन आता है, तो इतना बड़ा है हम अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बूंदी में क्या हुआ था कि देखो मैं गोले बना रहा हूँ, ये तो था जय सिंह, जयपुर का जय सिंह। ठीक है, और ये है बूंदी का बुद्ध सिंह, बी से बूंदी, बी से बुद्ध सिंह। ठीक है, ये बुद्ध सिंह है। अब जय सिंह की बहन थी जिसे कच्छावा रानी कहा गया ना, ये कच्छावा रानी जय सिंह की क्या थी, बहन थी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ बहन। ठीक है, ये बहन थी इसकी। अब क्या हुआ था, और ये जय सिंह जयपुर का शासक था, ये शक्ति तो बढ़ाना चाहता था, और पास में ही था बूंदी। और इसकी बहन की शादी कर रखी थी बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह के साथ। बाद बुद्ध सिंह का और इनका अच्छा रिश्ता था शुरू में, जय सिंह के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ में। बाद में ये इसकी एक रानी और थी, चुंडावती रानी। ठीक है, एक तो ये हो गई कच्छावा रानी, ये कच्छावा रानी। ठीक है, और एक ये होगी चुंडावती रानी। ठीक है, तो पहले इनके साथ संबंध अच्छा था, लेकिन बाद में बुद्ध सिंह इनके इशारों पर काम करने लगा। और इसका पुत्र था कौन, भवानी सिंह। कौन था, भवानी सिंह। और इसको अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया किसने, बुद्ध सिंह ने। तो बाद में जय सिंह तो गुस्सा आना स्वाभाविक था, तो वो क्या किया जय सिंह ने कि भाई ये तो हो गया, इसने अपनी इसकी बहन से नफरत करने लगा, और बेटे को क्या कर दिया, पुत्र मानने से इनकार कर दिया। तो जय सिंह ने क्या करा कि एक दिन ये बुद्ध सिंह कहीं बाहर गया हुआ था, तो अपनी सेना भेजी, सेना भेज के बूंदी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, बूंदी पर अधिकार कर लिया, और वहां का शासक बना दिया दलेल सिंह को। किसको बना दिया शासक, दलेल सिंह को जय सिंह ने बूंदी का शासक बना दिया। ठीक, बना दिया। ये दलेल सिंह कौन था, जो सालिम सिंह था ना, हाड़ा सालिम सिंह द्वितीय, उसका पुत्र था। ठीक है, ऐसा हुआ। तो बाद में ये शासक बन गए दलेल सिंह। और दलेल सिंह से बाद में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की शादी कर दी, यानी अब इनकी शादी करवा दी। अब बीच में ये आएगा, इसको पता था कि भाई ये क्या नाम है, भवानी सिंह बुद्ध सिंह का पुत्र है, तो ये शासक बन सकता है कभी। तो जय सिंह ने क्या करा, इसको मरवा दिया, यानी इसकी हत्या करवा दी। तो अब कच्छावा रानी को गुस्सा आएगा, भाई इसका बेटा है कि भाई ने इसके बेटे की हत्या करवा दी, यानी इसका भांजा था सगा। तो ये जो कच्छावा रानी थी ना, ये गई मराठों के पास। किसके पास, मराठों के पास गई थी हेल्प मांगने। मराठे इसी आशा में थे कि उन्हें राजस्थान में कैसे एंट्री मिले, तो उनके पास गई। तो मराठों ने 18 अप्रैल 1734 को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कहां पर, बूंदी में एक सेना भेज दी। ठीक है, और 4 दिन संघर्ष चला, और बूंदी पर किनका अधिकार हो गया, इनका, मराठों का। और उस टाइम बूंदी पर उमेद सिंह था ना, का शासन स्थापित हो गया। उमेद सिंह
था, इसका भाई था भवानी सिंह का, यानी बुद्ध सिंह का पुत्र था। बुद्ध सिंह तो उस टाइम शराब की मस्ती में ऐसे मौज कर रहा था, ठीक है, लेकिन उमेद सिंह छोटा था। और ये जो था ना, क्या नाम है इसका, दलेल सिंह, ये दलेल सिंह का भाई था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को शासन का कार्य सौंप दिया गया। और ये जो कछावा रानी थी ना, इसने मल्हार राव होलकर को अपना भाई बनाया। तो मोटी मोटी बात यही है, आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराधिकार संघर्ष कैसे क्या चला, और लास्ट में कौन शासक बना। लास्ट में शासक तो ये मतलब ये कौन बना, प्रताप सिंह को कार्य का शासन सौंपा गया, यानी शासक तो यही बनेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष था और इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। और ये हर टॉपिक बूंदी और जयपुरा पढ़ोगे ना, ये वंश हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, तब ये चीजें अगर आपकी यहाँ क्लियर है ना, वहाँ आपको समस्या ही नहीं होगी। ठीक है साथियों, मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी, उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। और इससे पहले एक चीज और बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो हिंदी फर्स्ट ग्रेड, हिंदी सेकंड ग्रेड, या एलडीसी या किसी भी भर्तियों की परीक्षा की आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से एके एकेडमी नाम से अपना एप्लीकेशन है, एके एकेडमी, एके एकेडमी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, और अपने साथियों के साथ भी ये एप्लीकेशन शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो सके। वहाँ हम राजस्थान का इतिहास अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीजें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब पे भी अपना चलता रहेगा और वहाँ भी चलता रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।